पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चंस हम जो रहने वाला हमारा वो रहेगा फिबोनाची सीरीज। उस फिबोनाची सीरीज क्या होती है, जैसे मैं एक बार दिखा दूं आपको फिबोनाची सीरीज। लाइक सबसे पहले 0 और 1, इन दोनों का एडिशन जो होगा वो उसकी नेक्स्ट वैल्यू होगी। इन दोनों का एडिशन क्या होता है, 1 ही, तो 1 आ गया। अब पिछली दो वैल्यू का एडिशन इसकी नेक्स्ट वैल्यू होती है, 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब फिर से पिछली दो वैल्यू का जो एडिशन है वो होगा इसकी नेक्स्ट वैल्यू, क्या हो गया, 2 + 1 3। ऐसे पिछली 2 वैल्यूज का एडिशन होता रहेगा और हमारी फिबोनाची सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। तो पहले इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लेके चलते हैं कि 21 या फिर यहां तक के आसपास इतने की फिबोनाची सीरीज मेरे को बनानी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल रहेंगे इनिशियली 0 और 1, तो वो हमें लेने ही पड़ेंगे क्योंकि स्टार्टिंग ही हमारी वहीं से हो रही है, तो हमें वो वेरिएबल्स दो तो लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेके चलो इंट num1 जिसकी वैल्यू रहेगी 0, दूसरा रहेगा इंट num2 जिसकी वैल्यू रहेगी 1। ठीक है, अब ये दो नंबर है। अब इसके इन दो नंबर का एडिशन जो होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं नेक्स्ट जो स्टार्टिंग में क्या फिलहाल 0 है। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या करना है, एक लूप चलेगा जब तक अराउंड 21 से नीचे का देख लेते हैं। ठीक है, 21 से नीचे गया 21 तक ही, तो एक लूप ले लेते हैं जो क्या करेगा, जो अपनी नेक्स्ट सीरीज को टर्मिनेट करेगा 21 से अगर नीचे है तो अदरवाइज वहां तक चलता रहेगा नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो मैं ये चीज कर सकता हूं, पहले इन दोनों को प्रिंट करवा लेता हूं। प्रिंट ऑफ %d num1, जो हमारा जो रहने वाला num1 रहेगा वो हमारा रहेगा आपका 0, और उसके बाद में हम प्रिंट करवाएंगे num2 को, num2। ठीक है, वाइल लूप के अंदर हम इसका यूज कर रहे थे, वाइल लूप। अब वाइल लूप का यूज करता हूं WIL, वाइल लूप, जब तक हमारा जो नेक्स्ट है वो लेस देन हमारा 21 है, लेस देन और इक्वल्स टू 21 है, लेस देन और इक्वल्स टू 21 है, तब तक हमारी जो कंडीशन है वो चलती रहेगी। फिबोनाची सीरीज में हम बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा 0 प्रिंट होगा, उसके बाद में 1 प्रिंट होगा, और नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इन दोनों का प्लस होगा बेसिकली, है ना, इन दोनों नंबर का प्लस होगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूं num1 प्लस num2 ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब इस नेक्स्ट को मैं क्या करूंगा, हर बार बढ़ाता रहूंगा और प्रिंट करवाता रहूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे इस लूप के अंदर इस नेक्स्ट वन को प्रिंट करवाता रहूंगा। प्रिंट %d %d, और ये हमारा नेक्स्ट प्रिंट होता रहेगा। इससे पहले अभी एक चीज और, एक बार मैं कोड रन करके देख लेता हूं, देखो वैसे कंप्लीटली है नहीं, क्या नाम लेते हैं, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है कोड, थोड़ा सा एक बार और चेंज कर लेते हैं, फिर रन करते हैं। अब मैंने क्या किया, num1 और num2 को प्लस करके नेक्स्ट पे डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब वैल्यू स्वैप होगी। अगर हम गौर से देखें तो मान के चलो ये num1 था 0, ये num2 है, इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को एडिशन आ गया। अब उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में प्रीवियस वैल्यू जो num1 है वो ये हो जाएगा, और num2 ये हो जाएगा, और फिर उसकी नेक्स्ट वैल्यू ये हो जाएगी 2। ठीक है, और क्या होगा, जैसे फिर हमारा num1 ये हो जाएगा, num2 ये हो जाएगा, और नेक्स्ट वैल्यू आगे की बन जाएगी। तो मतलब पिछली वैल्यू हम कवर करते हुए चल रहे हैं एक दूसरे, जैसे num2 है ना वो num1 में डाल देगा अपनी वैल्यू, num2 होगा वो num1, जो नेक्स्ट वैल्यू वो num2 में डाल देगा, और num2 वाली वैल्यू num1 में। बेसिकली हमने स्वैप के क्वेश्चंस कर रखे हैं तो वो हमें समझ आ जाएगा। तो हमने क्या किया अभी यहाँ पे कि सबसे पहले नेक्स्ट, हाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, num1 के अंदर क्या डाल देंगे, num2 की वैल्यू डाल देंगे, और num2 के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट की वैल्यू डाल देंगे। तो हमारा कहीं ना कहीं बनती रहेगी बात इसकी, है ना। वैसे हम नेक्स्ट को प्रिंट करवाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली चीज हमें रिपीट भी करनी पड़ेगी क्योंकि हमें आगे ये वाली चीज चाहिए भी। तो सबसे पहले क्या होगा, 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, नेक्स्ट के अंदर अब क्या आ चुका है, नेक्स्ट के अंदर 1 आ चुका है, नेक्स्ट 1 लेस देन 21 है, ट्रू है कंडीशन बिल्कुल। num2 के अंदर क्या था, 1 था, वो हमारा num1 के अंदर आ चुका है। ठीक है, और जो num2 के अंदर
क्या था, num 2 के अंदर हमारा 1 था, नेक्स्ट के अंदर भी 1 था, वो 1 भी इसके अंदर आ चुका है, तो मतलब num 1 और num 2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 1 हो चुकी है इस केस में। ठीक है, तो फिर हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, पहले सबसे पहले 1 ही प्रिंट होगा, उसके बाद में नेक्स्ट की वैल्यू क्या होगी, num 1 और num 2। हाँ, कहीं ना कहीं हमारा कोड सही चलना चाहिए, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ, 0 1 1 + 1 2 और 1 + 2 क्या हो गया 3। ठीक है, और 2 + 3 क्या हो गया 5, नेक्स्ट वैल्यू 5 है, बिल्कुल सही है। और 3 + 5 नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 8, और 5 + 8 नेक्स्ट वैल्यू 13। ठीक है, और 8 + 13 21, बिल्कुल सही, हमारा फिबोनाची सीरीज का कोड एकदम सही से प्रिंट हो चुका है। तो बस स्पेस, इसलिए इसके अंदर मैं स्पेस दूंगा तो हमारा स्पेस भी क्रिएट हो जाएगा। ये हमारी एक फिबोनाची सीरीज हमने प्रिंट करवा के देख लिया अपना, और होप कि आपको ये कोड भी समझ आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जो है। तो अभी फिलहाल अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला वो हमारा फैक्टोरियल का। तो हम लूप के जरिए भी एक बार फैक्टोरियल को देख लेते हैं। तो ये कोड मैं रब कर देता हूं। अब फैक्टोरियल होता है क्या, उससे पहले अगर मैं फैक्टोरियल बताऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 5 का फैक्टोरियल ऐसे निकाला जाता है कि उसकी जो हर बार उसकी डिजिट को 1 से माइनस करके और उनको मल्टीप्लाई कर दी जाती है, तो वो क्या होता है 5 का फैक्टोरियल निकल गया। ठीक है, जैसे इसका फैक्टोरियल कितना आएगा 120 आएगा। 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60 × 2 120। तो इसका जो आउटपुट क्या आने वाली है 120। अगर मैं बात करूं कि 5 का फैक्टोरियल क्या है, वो होता है आपका 120। फैक्टोरियल को कैसे डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। तो अभी एक बार हम ले लेते हैं यूजर से, हम क्या करेंगे इनपुट में ले लेंगे कि कोई नंबर दो, उसका हम फैक्टोरियल निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले प्रिंट लगा दिया, यूजर को बोलता हूं कि एंटर ए वैल्यू फॉर फैक्टोरियल। ठीक है, मैं \n और यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं int num नाम से, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा यूजर से इनपुट लूंगा। तो इनपुट लेने के लिए मैं क्या यूज करता हूं scanf, और यहाँ पे यूज करूंगा इंटीजर नंबर तो %d। और मैं हमेशा क्या लेता हूं, अगर वेरिएबल का नाम num, अब मुझे किसी पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर यूजर से इनपुट लेने, तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं %, है ना, %, का यूज किया जाएगा। उसके बाद में मैं अब लॉजिक लिखूंगा हमारे फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का लॉजिक क्या है, जो भी नंबर यूजर ने डाला है उसे 1 तक चलाते रहो और माइनस माइनस करते रहो। फॉर लूप का सिंटेक्स आपको पता ही है, जैसे मैं फॉर लूप का लेके चलता हूं, int i = नम अगर मैंने डाल दिया, मान के चलो यूजर ने 5 डाला है, तो आगे जाके वो हर बार फिर उसी हिसाब से ही डिक्रीज होगा वो। तो क्यों ना हम 0 से 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, और i <= जो यूजर ने नम डाला है। अगर मैं यहां पे नम डाल देता तो हर बार क्या होता है, ये हमारा i जो तो इंक्रीमेंट होता है ना, इंक्रीमेंट होता है, या फिर डिक्रीमेंट भी करते हैं ना तो भी वो अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि नम की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी ना हर बार। वो i की वैल्यू चेंज करते हैं हम, नम की वैल्यू 5 ही रहती है हर बार, तो ये लूप में फंस जाता है ये क्वेश्चन, है ना। तो हमें लूप में नहीं फंसाना, हमने क्या किया, इसकी कंडीशन दे दी कि जब तक नम से नीचे है तब तक ये चलता रहे, और मैं i ++ कर दूंगा इस बार। तो इसमें मेरे को क्या करने पड़ेगा, अब एक आंसर नाम का भी वेरिएबल मेरे को बनाना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा आंसर, उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में मैं 1 ले लेता हूं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब हर बार इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर मल्टीप्लाई किसके साथ, i के साथ। i क्या होगा, i हर बार इंक्रीमेंट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 तक इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो हर बार वो आंसर से मल्टीप्लाई होता रहेगा, और आंसर को हमने स्टोर करवा लिया। ठीक है, अब मैं लास्ट में जाके एक बार प्रिंट करता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन भी एक बार अच्छे से कर दूंगा ताकि आपको भी समझ आ जाए। %d, और मैंने यहाँ पे रख दिया अपना आंसर।
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 5 डाल के कि 120 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 120 आंसर आ रहा है तो हमारा कोड बिल्कुल सही होगा, उससे पहले कुछ गलती ना हो। एंटर द वैल्यू फैक्टोरियल, मैंने 5 डाला, एंटर किया मैंने, तो 120 हमारा आउटपुट आ गया, बिल्कुल सही आया। तो अब मैं कोड समझाता हूँ आपको क्या हुआ। सबसे पहले तो ये आपको पता है मैंने एक इंटीजर नंबर बनाया है, उसमें यूजर से इनपुट लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने लूप लिया। फॉर एग्जांपल यूजर ने क्या डाला है, 5 डाला, तो हमारी कंडीशन क्या होगी कि 5 तक हमारा लूप चलेगा। तो मैंने इंट आंसर क्यों लिया मैंने 1, वो भी बताऊंगा। देखो मैंने सबसे पहले 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि अगर मैं 0 से स्टार्ट करता होता तो 0 से स्टार्ट जैसे मैंने किया तो वो 0 से मल्टीप्लाई होता ना, तो वो क्या हो जाता, आंसर 0 ही बना देता है ना। तो जहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं हम कोशिश करते हैं वहां पे कि हम 1 से ही स्टार्ट करें, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा का सारा जो अपना प्रोडक्ट जो बना है, जैसे ये यहाँ पे मान के चलो लास्ट में जाके मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 0 ही हो गया ना, वो नहीं चाहिए हमें, इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने इंटीजर वेरिएबल आई को 1 से स्टार्ट किया, कंडीशन लगा ली कि जहां तक जैसे 1, अब जैसे फैक्टोरियल होता है उल्टा, बड़ी नंबर से छोटे से हम मल्टीप्लाई करते आते, तो हमने लूप में क्या कर दिया, हमने इसका रिवर्स कर दिया। हम 1 से जा रहे हैं 2 3 4 5, तभी तो हमने इंक्रीमेंट लिया ना। अब आई 1 से स्टार्ट हो रहा है 5 तक चलेगा, 1 से स्टार्ट हो गए 5 तक चलेगा, तो ये मल्टीप्लाई होता रहेगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो आंसर में पहले मैंने 1 लिया, उसके बाद में आंसर की वैल्यू क्या है 1, और आई की वैल्यू भी क्या है 1, तो 1 into 1 क्या आ गया आंसर में, स्टोर 1 आ गया, है ना। दूसरी बार जब आई 2 हुआ तो आंसर की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू 2, 2 into 1 2, आंसर की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। फिर अगली बार जब आई की वैल्यू क्या हुई 3, आंसर की वैल्यू 2 है और आई की वैल्यू जो है वो 3 है, तो 3 into 6 क्या हो गया, ये हमारा 2 था, ये हमारा 3 था, 3 into 6 आंसर में क्या स्टोर हो गया 6 स्टोर हो गया। वैसे हमारा आगे 4 होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 24 आ जाएगा इसमें, फिर 24 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके से कुछ हमारा 120 आंसर इसमें स्टोर हो जाएगा और आउटपुट में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक एरे बनाते हैं, एरे में से ना कोई एक एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं कि उसकी पोजीशंस क्या है। फॉर एग्जांपल एक बार मैं दिखा देता हूँ साथ में। तो मान के चलो हमारे पास एरे है 1, हम 10 के साथ लेते हैं इस बार, 10 20 30 40 50, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे को जाननी है कि मैंने एक इंटीजर वेरिएबल दे दिया कि वो जिसकी वैल्यू है 30, जिसकी वैल्यू 30, ठीक है। मैंने बोला कि एक kth एलिमेंट है, मेरे को ना एक एरे है आपके पास और एक kth एलिमेंट है, एक वेरिएबल है, उसकी पोजीशन निकालनी है आपको, ठीक है। तो मैंने लिया इंट arr5 इक्वल्स टू, ठीक, ये हमारी क्या है एक एरे है। अब इस एरे में 30 एलिमेंट किस पोजीशंस के ऊपर है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है एरे को आइटरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक लूप का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप चलाएंगे, सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0। इस बार 0 क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है जो हमारा एरे है ना उसका जो इंडेक्स नंबर है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो हमें अगर पहला वेरिएबल या फिर पहली वैल्यू अगर हमें एरे में निकाल दिया तो हमारी जो इंडेक्स नंबर है वो 0 रहती है, तो इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किया। तो आई लेस देन साइज इसका 5 है, तो आई प्लस प्लस ऐसे इंक्रीमेंट करूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हर एक एलिमेंट को आइटरेट करना शुरू कर दिया लूप के जरिए, ठीक है। अब फिर मेरे को ऐसा हो गया कि भाई मेरे को क्या करना है, थर्ड जो 30 मैंने एक वैल्यू दी है किसी के नाम के वेरिएबल में, उसके साथ कंपेयर करना है कि वो किस पोजीशन पे पड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मान के चलो 10 पे आया, सबसे इस पे कंपेयर करेगा क्या k के इक्वल है ARR ऑफ 0, नहीं है। क्या ARR ऑफ 1 k के इक्वल है, नहीं है। क्या ARR ऑफ 2 k के इक्वल है, कि हाँ है। तो इसके आउटपुट क्या आनी चाहिए, 2 इंडेक्स ऊपर पड़ा तो 2 आनी चाहिए ना। तो मैंने एक कंडीशन लगा दी, इफ अगर ARR ऑफ आई क्यों लिखा, क्योंकि इंडेक्स नंबर ये हर बार चेंज होगा ना, लूप आगे बढ़ता रहेगा 0 1 2, तो आई डिनोट करेगा हमारे इंडेक्स नंबर को। तो मैंने कंपैरिजन कर लिया k के साथ, अगर वो इसके इक्वल्स आता है तो मेरे को क्या करना है, प्रिंट एफ क्या कर देना है, मेरे को %d i कर देना है, क्योंकि ये मेरी क्या होगी, यही मेरा इंडेक्स नंबर होगा। तो मैं बोल दूंगा कि एलिमेंट प्रेजेंट एट
इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे पड़ा है। जैसे मैं कोड को रन करता हूं तो एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 2, तो 2 इंडेक्स नंबर के ऊपर हमारा जो एलिमेंट है वो लाई कर रहा है। तो ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे kth एलिमेंट को सोल्व करने का भी। तो आगे की वीडियोस में हम कोई नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।